वो है राज्य की खनिज संपदा। हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण का आधार यही है। हमने उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन के विस्तृत नोट्स को लिया है और आज का मुख्य उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। यानी आज किसी भी तरह की कहानियों से बचकर सीधा फोकस क्या, कहां और क्यों पर रहेगा। उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों, जिलों और खनिजों के मिलान और PYQ यानी पिछले वर्षों के प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करना है। बिल्कुल, क्योंकि जो उम्मीदवार यूपीपीसीएस और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये एक ऐसा छोटा सा विषय है जो कट ऑफ क्लियर करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो फिर इसी भौगोलिक कारण से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत विशाल है, लेकिन क्या ये खनिज संपदा पूरे राज्य में एक समान रूप से फैली हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम उपलब्ध दस्तावेजों को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा खनिजों के मामले में लगभग खाली है। तो फिर ये खनिज आखिर मिलते कहाँ हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? इस वितरण को समझने के लिए राज्य के भूगर्भीय ढांचे को देखना होगा। खनिज बेतरतीब ढंग से नहीं मिलते। दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि खनिज संपन्न क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिणी उत्तर प्रदेश है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश मतलब हम विशेषकर विंध्य और बुंदेलखंड के भौतिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सही? एकदम सही। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये याद रखना बहुत जरूरी है कि गंगा यमुना का मैदान कृषि के लिए बेहतरीन है क्योंकि वो जलोढ़ मिट्टी से बना है। हाँ, लेकिन खनिजों का संकेंद्रण हमेशा प्राचीन चट्टानों में होता है। जी, जो कि विंध्य और बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में ही मौजूद है। मतलब अगर परीक्षा में स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, तो वो कथन सीधे तौर पर गलत माना जाएगा। ठीक वही वो कैच है जहां आयोग परीक्षार्थियों को परखता है। अगर ये बुनियादी कॉन्सेप्ट स्पष्ट है तो भूगोल के कई कठिन सवाल केवल एलिमिनेशन तकनीक से हल किए जा सकते हैं। ये एक बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। अब अगर इन्हीं विंध्य और बुंदेलखंड के क्षेत्रों से निकलने वाले मुख्य खनिजों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तो दस्तावेज मुख्य रूप से 3 खनिजों पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। हाँ, चूना पत्थर जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, सिलिका और बॉक्साइट। और यहाँ एक और पहलू सामने आता है। खनिजों की ये उपस्थिति सिर्फ जमीन के नीचे की बात नहीं है, इसने पूरे राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को आकार दिया है। बिल्कुल, और यहीं से अर्थशास्त्र और भूगोल आपस में जुड़ते हैं। इन्हीं खनिजों की उपलब्धता के आधार पर राज्य में भारी उद्योगों का विकास हुआ है, जैसे सीमेंट, कांच और एल्यूमिनियम उद्योग। परीक्षा में कारण और प्रभाव वाले प्रश्न अक्सर इसी जुड़ाव से बनते हैं ना? हाँ, भारी उद्योग हमेशा वहीं स्थापित होते हैं जहां उनका कच्चा माल आसानी से और कम परिवहन लागत पर उपलब्ध हो। तो मतलब सीमेंट उद्योग के लिए भारी मात्रा में चूना पत्थर चाहिए? जी, और कांच उद्योग के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका सैंड की जरूरत होती है, और एल्यूमीनियम उद्योग की पूरी नींव ही बॉक्साइट पर टिकी है। कच्चे माल और उद्योगों के बीच का ये सीधा संबंध प्रारंभिक परीक्षा के मैचिंग वाले प्रश्नों का सबसे पसंदीदा क्षेत्र है। एकदम। अब अगर खनिजों के वर्गीकरण पर आएं, तो परीक्षा में अक्सर खनिजों की श्रेणियों को लेकर काफी उलझन पैदा की जाती है। हाँ, दस्तावेजों में खनिजों को मुख्य रूप से धात्विक यानी मेटालिक और अधात्विक यानी नॉन मेटालिक श्रेणियों में बांटा गया है। तो अगर हम पहले धात्विक खनिजों की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख नाम बॉक्साइट का आता है। स्रोत के अनुसार बॉक्साइट मुख्य रूप से बांदा और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। और जैसा कि अभी हमने चर्चा की, इसका सीधा उपयोग एल्यूमीनियम निर्माण में होता है। बॉक्साइट का ये तथ्य महत्वपूर्ण है, लेकिन आयोग जब सवाल सेट करता है तो वो अक्सर उन जगहों पर वार करता है जहां अपवाद हो या जहां जानकारी थोड़ी सीमित हो, जैसे धात्विक खनिजों में लौह अयस्क और तांबे का उदाहरण। बिल्कुल सटीक। दस्तावेज बताते हैं कि लौह अयस्क यानी आयरन ओर और तांबा दोनों ही ललितपुर जिले में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक विवरण है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो क्या? उत्तर प्रदेश में लौह अयस्क की मात्रा बहुत सीमित है। ये वास्तव में एक ऐसा बिंदु है जहां गलती होने की संभावना सबसे अधिक होती है, क्योंकि जब कोई पढ़ता है कि ललितपुर में लौह अयस्क पाया जाता है, तो वो अवचेतन रूप से मान लेता है कि वहां इसका बड़ा उत्पादन होता होगा। और यही आयोग का सबसे बड़ा ट्रैप है। मान लीजिए परीक्षा में एक प्रश्न आता है जिसमें 2 कथन है। कथन ए, उत्तर प्रदेश भारत में लौह अयस्क का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। और कारण आर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं।
तो अब यहाँ कारण आर पूरी तरह से सत्य है, ललितपुर में ये पाया जाता है, लेकिन कथन ए गलत हो जाएगा क्योंकि राज्य इसका प्रमुख उत्पादक नहीं है, इसकी मात्रा बेहद सीमित है। यह गहराई ही एक सामान्य तैयारी और एक चयनित होने वाली तैयारी के बीच का अंतर तय करती है। धात्विक खनिजों में इस सतर्कता के बाद अब अधात्विक खनिजों का रुख करते हैं, यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स। दस्तावेज इन्हें सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी में रखता है। इसका मतलब है कि परीक्षा पत्र में इनके दिखने की संभावना सबसे अधिक है। और इस सूची में सबसे ऊपर है चूना पत्थर, जो मुख्य रूप से सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में मिलता है। यहाँ दस्तावेजों में एक सीधा PYQ अलर्ट दिया गया है। कई बार पूछा गया है कि यूपी में सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से किस खनिज पर आधारित है, और इसका निर्विवाद उत्तर है चूना पत्थर। यह प्रश्न इतनी बार अलग अलग तरीकों से पूछा जा चुका है कि इसे किसी भी गंभीर उम्मीदवार के टिप्स पर होना चाहिए। कभी ये सीधे तौर पर पूछा जाता है तो कभी ये सुमेलित कीजिए के रूप में आता है, जहां एक तरफ सीमेंट उद्योग लिखा होता है और दूसरी तरफ चूना पत्थर या सोनभद्र। इसी श्रेणी में दूसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर खनिज है सिलिका। स्रोत बताता है कि सिलिका मुख्य रूप से मिर्जापुर और प्रयागराज के क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ भी एक और मजबूत PYQ अलर्ट है। हाँ, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि कांच उद्योग का प्राथमिक कच्चा माल क्या है, जिसका सीधा उत्तर सिलिका है। और इसी सिलिका सैंड की सुगम उपलब्धता का सीधा संबंध फिरोजाबाद के प्रसिद्ध कांच उद्योग से है, विशेषकर वहां के चूड़ी उद्योग से। इसके अलावा अधात्विक खनिजों की सूची में जिप्सम भी शामिल है, जो राज्य में सीमित मात्रा में मिलता है, और डोलोमाइट है। डोलोमाइट का प्रमुख केंद्र फिर से सोनभद्र ही है। डोलोमाइट का जिक्र आते ही सोनभद्र का नाम सामने आ गया है। अगर इस पूरी चर्चा के पैटर्न को ध्यान से देखा जाए तो मिर्जापुर और सोनभद्र बार बार उभर कर सामने आ रहे हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, ये राज्य की भूगर्भीय वास्तविकता है। और यहीं से एक और महत्वपूर्ण कैटेगरी की शुरुआत होती है, ऊर्जा खनिज। बिल्कुल, जब भी आधुनिक विकास या उद्योगों की बात होती है तो बिना ऊर्जा के सब कुछ शून्य है। स्रोत के अगले भाग में ऊर्जा खनिजों का विस्तार से जिक्र है, और दिलचस्प बात यह है कि पूरी चर्चा फिर से एक ही जिले पर आकर टिक जाती है, सोनभद्र। ऊर्जा खनिजों के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही विशिष्ट है। जब बात कोयले की होती है तो राज्य में कोयला केवल और केवल सोनभद्र जिले में पाया जाता है, विशेषकर सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। जी, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये एक हाई यील्ड तथ्य है, और यहाँ फिर से वही कॉज एंड इफेक्ट लागू होता है। इसी कोयले की भारी उपलब्धता के कारण ही सोनभद्र में अनपरा और ओबरा जैसी विशाल ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। ये पिटहेड परियोजनाओं का बेहतरीन उदाहरण है, जहां कोयला खदानों के बिल्कुल मुहाने पर ही थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स बना दिए जाते हैं ताकि परिवहन का खर्च बचाया जा सके। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर कोयला सोनभद्र में है तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे अन्य ऊर्जा खनिजों की क्या स्थिति है? क्या राज्य इनमें भी किसी तरह की हिस्सेदारी रखता है? ये एलिमिनेशन के लिए एक बहुत अच्छा तथ्य है। दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की स्थिति उत्तर प्रदेश में नगण्य है या आंशिक रूप से ही सीमित है। तो अगर बहुविकल्पीय प्रश्नों में कोई ऐसा विकल्प आता है जो उत्तर प्रदेश को पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी बताता है, तो उसे तुरंत खारिज किया जा सकता है। बिल्कुल, राज्य की पूरी ऊर्जा अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सोनभद्र के कोयले पर ही निर्भर करती है। इस पूरे विश्लेषण का एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। दस्तावेजों में सोनभद्र को जो मिनरल हब ऑफ यूपी की उपाधि दी गई है, वो पूरी तरह से जायज है, और इसे 3 स्टार टॉपिक का दर्जा भी मिला है। एक ही जिले के भीतर चूना पत्थर का होना, कोयले का विशाल भंडार होना, डोलोमाइट का मिलना, बॉक्साइट की उपस्थिति और इन सब के ऊपर विशाल ताप विद्युत परियोजनाओं का संचालन, ये सब सोनभद्र को एक औद्योगिक पावर हाउस बनाता है। यही कारण है कि लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्रों में सोनभद्र किसी न किसी रूप में हर साल अपनी जगह बना ही लेता है, कभी खनिजों के नाम पर, कभी पावर प्लांट्स के नाम पर। लेकिन एक मजबूत तैयारी का मतलब है कि एक जिले पर फोकस करते हुए अन्य प्रमुख जिलों को न भूलना। त्वरित रिवीजन के लिए एक मेंटल मैप बनाना बहुत उपयोगी होता है। परीक्षार्थियों को मिर्जापुर को सिलिका और चूना पत्थर के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए, ललितपुर को लौह अयस्क और तांबे के लिए, भले ही वो सीमित मात्रा में हो, और बांदा को बॉक्साइट के लिए। जब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें वाले प्रश्न आते हैं तो यही 4 जिले सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर और बांदा
विकल्पों के चारों खानों में सबसे ज्यादा नजर आते हैं। खनिजों के इस भूगोल और उनके स्थानों को डिकोड करने के बाद अब इस चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं जो इन खनिजों को अर्थव्यवस्था से जोड़ती है, यानी औद्योगिक और प्रशासनिक ढांचा। हाँ, आखिर इन खनिजों को जमीन से निकालने की प्रक्रिया क्या है, राज्य की नीतियां इसे कैसे नियंत्रित करती हैं और इसके व्यापक प्रभाव क्या हैं। यहाँ उन उम्मीदवारों को बहुत ध्यान देना चाहिए जो न केवल प्रारंभिक बल्कि मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। उद्योगों और खनिजों के सीधे मिलान को एक बार फिर से पक्का कर लेना चाहिए। जैसे सीमेंट उद्योग का मिलान सोनभद्र और चुना पत्थर से होगा, कांच उद्योग का सीधा जुड़ाव फिरोजाबाद और सिल्का से है, एल्यूमिनियम उद्योग बॉक्साइट पर आधारित है और ताप विद्युत का सीधा मिलान सोनभद्र के कोयले से होगा। अब अगर प्रशासन की बात करें तो खनन कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे कोई भी कहीं भी शुरू कर दे। दस्तावेज बताते हैं कि राज्य की अपनी एक स्पष्ट खनिज नीति है। इसके तहत एक सख्त खनन पट्टा प्रणाली काम करती है, जिसे हम माइनिंग लीज सिस्टम कहते हैं। जी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पेज है पर्यावरणीय स्वीकृति। बिना इस एनवायरमेंटल क्लियरेंस के कोई भी खनन कार्य वैधानिक रूप से संभव नहीं है। ये प्रशासनिक ढांचा अर्थव्यवस्था को एक दिशा देता है। स्रोत में उल्लेख है कि इन खनिजों के खनन से राज्य को कई आर्थिक लाभ होते हैं। इससे निर्माण उद्योग को गति मिलती है, ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित होता है, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होता है और खनिज आधारित उत्पादों के निर्यात से राजस्व की प्राप्ति होती है। लेकिन जहां आर्थिक विकास होता है वहां अक्सर कुछ चुनौतियां भी जन्म लेती हैं। यहीं से परीक्षा का एक बहुत ही आधुनिक और प्रासंगिक ट्रेंड उभर कर सामने आता है। खनन के पर्यावरणीय प्रभाव, यह वर्तमान समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और आयोग का इस पर विशेष ध्यान है। विकास और पर्यावरण के बीच का ये टकराव मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पत्रों का पसंदीदा विषय बन चुका है। दस्तावेजों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ट्रेंड अलर्ट दिया गया है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में हो रही खनन गतिविधियों के 3 सबसे प्रमुख नकारात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं। पहला है भूमि क्षरण यानी लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि खनन के बाद जमीनों को अक्सर खुला छोड़ दिया जाता है। दूसरा है जल प्रदूषण, जिसमें खनिजों का अपशिष्ट स्थानीय जल स्रोतों में मिल जाता है। और तीसरा है वन क्षेत्र में कमी, क्योंकि खदानें अक्सर घने जंगलों को साफ करके ही बनाई जाती हैं। अगर प्रारंभिक परीक्षा में ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाए कि अवैज्ञानिक और अत्यधिक खनन का सबसे प्रत्यक्ष और हानिकारक परिणाम क्या है, तो विकल्पों में इन्हीं 3 कारकों भूमि क्षरण, जल प्रदूषण या वनों की कटाई में से किसी एक को या उपर्युक्त सभी को सही उत्तर के रूप में चुनना होगा। बिल्कुल। और अगर मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण पर कोई विश्लेषणात्मक उत्तर लिखना हो तो इन्हीं तीनों बिंदुओं को आधार बनाकर एक बहुत ही प्रामाणिक और ठोस उत्तर तैयार किया जा सकता है। ये तथ्यों का वो एप्लीकेशन है जो रटने की प्रवृत्ति से कहीं आगे की चीज है। सही कहा आपने। ये एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है। अब इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए समय है पूरे दस्तावेज के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का एक त्वरित और सटीक रिकैप करने का, जिसे स्रोत में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स मैचिंग टेबल कहा गया है। ये वो सुपरफास्ट रिवीजन है जो सीधे परीक्षा हॉल में समय बचाता है और सटीकता सुनिश्चित करता है। इस अंतिम रिवीजन को पूरी एकाग्रता के साथ देखना चाहिए। ये वो जोड़े हैं जिन्हें परीक्षा से पहले एक तरह से फ्रीज कर लेना चाहिए। पहला, अगर पूछा जाए प्रमुख खनिज शिला तो उत्तर होगा सोनभद्र। दूसरा, कांच उद्योग का कच्चा माल तो उत्तर है सिलिका। तीसरा, सीमेंट उद्योग का आधार तो मिलान करना है चूना पत्थर से। चौथा, कोयला उत्पादन का एकमात्र क्षेत्र तो उत्तर फिर से सोनभद्र। और पांचवा, बॉक्साइट की उपस्थिति तो सीधा मिलान बांदा से। ये 5 तथ्य मोस्ट रिपीटेड PYQ फोकस का हिस्सा हैं। परीक्षा पत्रों के इतिहास में ये तथ्य अनगिनत बार दोहराए गए हैं और भविष्य में भी इनके आने की पूरी संभावना है। इन तथ्यों की अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता। इस पूरे विश्लेषण में ये बात बहुत स्पष्ट होकर उभरी है कि उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा भले ही भौगोलिक रूप से केवल कुछ दक्षिणी जिलों तक सीमित हो, लेकिन इसका आर्थिक, औद्योगिक और ऊर्जा संबंधी प्रभाव पूरे राज्य के विकास को संचालित करता है। और इसी विरोधाभास और प्रभाव से एक ऐसा अंतिम विचार जन्म लेता है जिस पर विशेष रूप से मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को गहराई से मंथन करना चाहिए। दस्तावेजों के तथ्य ये स्थापित करते हैं कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का निर्विवाद मिनरल हब है।
ओबरा और अनपरा जैसी विशाल परियोजनाओं के माध्यम से ये जिला पूरे राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाला पावर हाउस है। एक तरह से ये राज्य के आधुनिकीकरण का इंजन है। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी उन्हीं दस्तावेजों में दर्ज है। वही खनन जो ऊर्जा देता है, वो अपने पीछे जल प्रदूषण, तेजी से घटते वन क्षेत्र और गंभीर भूमि क्षरण जैसी विनाशकारी पर्यावरणीय समस्याएं भी छोड़ रहा है।